Hello friends, welcome. My name is Asif Ramzan. I'm your friend, and today we are going to discuss an important topic. Firstly, if you have any query, you can call me on my number 9622721782. आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उससे हम कहते हैं मोटिवेशन. सो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन हम यूजुअली बात करते हैं कि ये बंदा है इसमें काफी ज्यादा मोटिवेशन है, ये वाला बंदा इसमें कम मोटिवेशन है. यूजुअली हम मोटिवेशन की हर दिन ऑलमोस्ट हम बात करते रहते हैं. तो टुडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन होता क्या चीज है. पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इट इज डिफिकल्ट, मतलब कि मोटिवेशन को देखना डिफिकल्ट है. लाइक इंटेलिजेंस, जो बंदा इंटेलिजेंट होता है उसको हम उसके एक्शन से देखें हमें पता चलता है नहीं ये बंदा इंटेलिजेंट है. ऐसे ही जो मोटिवेशन होता है वो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन उस बंदे के बिहेवियर से दिखेगा. लाइक कोई बंदा सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, वो 10 घंटे 15 घंटे हर रोज पढ़ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस बंदे में मोटिवेशन है क्योंकि हमने उसका बिहेवियर देखा. फाइन. तो ये जो मोटिवेशन वर्ड है ये निकला है, एक लैटिन वर्ड है मूवर. मूवर का मतलब होता है टू मूव. अभी देखिए, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि रीजन फॉर पीपल्स एक्शन, डिजायर्स एंड नीड्स. आप सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक्शंस से डिफाइन होता है कि आप में मोटिवेशन है, आपकी डिजायर से, आपकी नीड से. आप में जब मोटिवेशन होता है तो नीड अराइज होती है, आप में डिजायर अराइज होती है. अभी अब मान लीजिए दो बंदे हैं, ए और यहाँ पे बंदा है बी. ए पढ़ रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, दूसरा नहीं पढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि ए में मोटिवेशन है, एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनने के लिए मोटिवेशन है. वो मोटिवेटेड है कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. और जो बी वाला है ये चाहता है मैं पैसे कमाऊं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करूं, मजे से अपना काम करूं. फाइन. तो इसमें सिविल सर्विस ऑफिसर बनने की मोटिवेशन नहीं है. एक बंदे में मोटिवेशन डिफरेंट चीज के लिए हो सकता है और दूसरे बंदे में मोटिवेशन डिफरेंट चीज के लिए होता है. और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोटिवेशन होता है ये सिचुएशन पे काफी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लंबा वीडियो बनाऊं 2 घंटे का 3 घंटे का, मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे. लेकिन एक इंटरेस्टिंग मूवी आप 2 घंटे 3 घंटे आराम से देख लेते हैं. आप कहीं उठते भी नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं उठते हैं, तो वहां पे मोटिवेशन होता है. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. तो मतलब कि मोटिवेशन जो होता है डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. हम किसी इंसान को ये नहीं कह सकते कि ये डिमोटिवेटेड है, इसमें मोटिवेशन नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकता. नहीं, उसमें किसी चीज के लिए मोटिवेशन होगा. फाइन. अब आते हैं, इसकी एक डेफिनेशन है, बुक से देखिए मैंने. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एन एफर्ट टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल. मतलब ये कि मोटिवेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं, एक इंटेंसिटी से, एक जोश से बढ़ते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए. ये डेफिनेशन है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. पहला इंटेंसिटी है, जैसे यहाँ पे, दूसरा डायरेक्शन है और तीसरा परसिस्टेंस है. अब ये देखते हैं. इंटेंसिटी होता है कि हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राइज. फॉर एग्जाम्पल, आप 15 घंटे पढ़ते हैं दिन में, दूसरा बंदा 2 ही घंटे पढ़ता है, मतलब आप में इंटेंसिटी ज्यादा है. ठीक है. जब आप में इंटेंसिटी ज्यादा हो तो आप में मोटिवेशन भी ज्यादा होगा. दूसरा होता है डायरेक्शन, आप कितना गोल की तरफ आप कितना चलते हैं. ठीक है. जब आपके सामने एक गोल है, मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है, स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपके सामने गोल है, आप उस डायरेक्शन में चलते हैं. आप कितना उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं वो भी आपका मोटिवेशन डिफाइन करता है. उसके बाद परसिस्टेंस होता है. परसिस्टेंस मीन्स हाउ लॉन्ग ए पर्सन ट्राइज. ये नहीं कि आपने आज 2 घंटे पढ़ा तो उसके बाद आपका प्री नहीं निकला तो आप छोड़ दोगे. नहीं, आप कितनी देर तक ये जो एफर्ट है ये मेंटेन करते हो, वो भी डिफाइन करता है कि आप में कितनी मोटिवेशन है. अभी देखिए, मोटिवेशन का क्या काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपका टीम कल को अगर आप ऑफिसर बनते हो और आपका टीम मोटिवेटेड ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे. आप अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो एंड यू वांट डेवलपमेंट इन योर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आपका टीम जो है, आपके लोग जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, तो आपके गोल्स काम ही नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग मोटिवेटेड नहीं है तो वो गोल्स अचीव नहीं होंगे, वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी. इसलिए जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां मोटिवेशन पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है. फाइन. अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन.
मोटिवेशन में दो टाइप्स हैं, बेसिक दो टाइप्स हैं। एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन एंड दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव मोटिवेशन। देखिए पॉजिटिव मोटिवेशन का नाम पुल मैकेनिज्म भी है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आप ये 500 पेज की बुक 10 दिन में या 5 दिन में पढ़ोगे, इसे रट लोगे, तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, मतलब मैं आपको कोई रिवार्ड दे रहा हूँ। वो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, किसी रिवार्ड की वजह से आप में मोटिवेशन आता है। फाइन। उसके बाद होता है नेगेटिव मोटिवेशन। जैसे स्कूल में बोलते थे कि कल को ये नहीं पढ़ोगे, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कल को मार पड़ेगी। उसमें क्या होता था, वो जबरदस्ती वाली कोर्शन जबरदस्ती होती थी, एक फेयर होता था, डर होता था, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो पढ़ते थे। तो वो जो डर की वजह से मोटिवेशन आप में आता है, फिर आप कुछ करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है जी। सिंपल, अभी तक हमने मोटिवेशन की बात की। मोटिवेशन का मतलब सिंपली होता है कि एक फोर्स आप में, जो आप में डिजायर्स क्रिएट करता है और आपको किसी गोल की तरफ ले जाता है, एक फोर्स होता है आप में। फाइन। अभी हम आते हैं थियरीज ऑफ मोटिवेशन। देखिए जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो अपनी थियरीज देते हैं। फाइन। थियरीज इसलिए देते हैं ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करें, उसमें कोई ऐड करें कोई चीज, उसमें आगे रिसर्च हो जाए। तो थ्योरी ऐसा नहीं कि थ्योरी किसी ने बोल दी तो ये 100% सही है, नहीं। एक थ्योरी आती है, उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद दूसरी कोई थ्योरी आती है, उसका क्रिटिसिज्म होता है। बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इन सब थ्योरीज पे एक बार नजर डालनी होती है। तो इन पे जब हमारी नजर होती है, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड जिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरीज, वी अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट इन अ वेरी बेटर वे। ठीक है। अभी हम थ्योरीज की बात करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम मास्लो की है हायरार्की ऑफ नीड्स। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है। देखिए हायरार्की ऑफ नीड्स ये एक थ्योरी है, बहुत फेमस है मैनेजमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी जो मैस्लो था, मैस्लो ने क्या कहा था, मैस्लो ने कहा था कि एक इंसान को मोटिवेशन जो होता है वो होता कैसे है। पहले इन्होंने बोला कि आप मान लो कोई बेचारा गरीब बंदा है, ठीक है, वो उसके पास अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो मोटिवेट कैसे होगा, वो फिजियोलॉजिकल नीड से, उसे पहले खाना चाहिए, वो उससे मोटिवेट होगा। ना कि आप उसे बोलोगे किसी का पेट खाली, आप उसे बोलोगे नहीं मैं आपको इज्जत दिलाऊंगा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, नहीं, उसे टेंशन नहीं है, उसे फूड चाहिए। ठीक है। मैस्लो कहता है पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फूड, वार्मथ, ठीक है। इसके बाद जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स में क्या आता है, सेफ्टी नीड्स में जैसे सिक्योरिटी आता है, या डर होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज ना हो, एक खौफ होता है बंदे में। पहले जब उसका पेट भरता है, उसे खाना मिलता है, वो ठीक होता है, उसके बाद वो देखना शुरू करता है दूसरी लेवल पे, दैट इज द सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में आती है सिक्योरिटी उसे चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, इंडिया में क्या होता है, जैसे स्टेबल जो भी नेशंस होते हैं उनमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करती है सेफ्टी नीड्स। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई रोड पे किसी को भी मार दे और कोई पूछने वाला नहीं हो, नहीं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सेफ्टी नीड्स जो है ये गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। जब सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाती है, अब एक बंदा है, पहले उसके पास खाना नहीं था, अब उसके पास खाना भी होता है, अब उसके पास रहने के लिए घर भी है, वो कमाई शुरू करने लगता है। उसके बाद उसको लगती है जरूरत बिलोंगिंगनेस की। बिलोंगिंगनेस में जैसे पहले हम बताते हैं, स्कूल में बताते हैं कि जो मैन है वो सोशल एनिमल है, ठीक है जी। अब उसे चाहिए अफेक्शन, अब उसे प्यार चाहिए लोगों का, बिलोंगिंगनेस, उसका ग्रुप चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल होता है, आपका ग्रुप होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, उनकी अफेक्शन आपको चाहिए। जैसे कि आपके पास खाना भी हो, आपके पास घर भी हो, लेकिन अगर आपके पास घर में कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो वो आता है वो नीड्स, उनको हम बोलते हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। अभी एस्टीम नीड क्या होता है, देखिए अभी हम कर रहे हैं कोशिश इज्जत कमाने की, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमारे घर में हमें खाना आराम से मिलता है, उसके बाद सेफ्टी घर भी है हमारे पास, उसके बाद बिलोंगिंगनेस, माँ बाप प्यार भी देते हैं, तो हम इसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रेस्टीज चाहिए, हमें अकम्पलिशमेंट सेंस चाहिए, हम दौड़ते हैं कभी रेस में ताकि हम जो है हमें मेडल कमाना है, क्योंकि हमारी ये नीड सारी पूरी हो चुकी हैं, तभी हम एस्टीम के पीछे हैं। अगर हमारा पेट खाली होता तो हम यहाँ नहीं पहुंचते। ठीक है जी। जब एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती है, अब एक इंसान, अब मान लीजिए इसके पास सब कुछ है, इसके पास खाना भी है,
सेफ्टी भी है, बिलोंगिंग भी है, उसके पास इज्जत भी है, तो वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये गोल्ड स्टीन थे, इन्होंने बोला था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टर्म इन्होंने दिया था, लेकिन फिर मैस्लो ने इस टर्म को यूज किया। अब देखिए ये होता क्या है। अब देखिए कोई डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, उसने एमबीबीएस की डिग्री की है, अभी वो अच्छे पैसे कमा रहा है, नाम भी है। अब वो एक आइडियल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब आइडियल डॉक्टर क्या, वो लोगों की हेल्प करना चाहता है, वो किसी से पैसे भी नहीं लेता, फ्री ट्रीटमेंट देता है, ठीक है जी। और बेस्ट डॉक्टर मतलब कि हर कोई बीमारी वो जो है उसे वो ट्रीट करता है, फाइन। अब मतलब कहने का ये कि ये जो बंदा है, ये जो डॉक्टर जिसकी हमने बात की, इसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी होगी, इसकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी होगी, इसकी बिलोंगिंगनेस भी पूरी होगी, एस्टीम भी। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आता है। डॉक्टर की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, लेकिन डॉक्टर या कोई और ऐसे उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड के 2% लोग ही पहुंच पाते हैं, ठीक है जी। सिर्फ ओनली 2% पीपल जो होते हैं वो यहाँ पे पहुंच पाते हैं। अब फिर से मैं बताता हूँ, ये इसको एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। जैसे बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे मैंने बोला था, फूड आपका हो गया, ड्रिंक, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट, सिक्योरिटी, ऑर्डर चाहिए आपको, लॉ, स्टेबिलिटी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बोला, जैसे हमारी कंट्री में इंडियन जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद बिलोंगिंगनेस, उसके बाद एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी फिर से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स देखिए, पानी या खाना पीना जो भी आता है, उसके बाद सेफ्टी चाहिए, उसे घर चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसके बाद इज्जत चाहिए, और फाइनली वो जो दिल से करना चाहता है, जैसे कोई क्रिएटिविटी है किसी में, जैसे अगर मैं अभी बनाने बैठ जाऊं कि मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है या मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, अगर मैं अभी बैठ जाऊं एक बुक लिखने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा ना मेरे पास अभी ज्यादा इज्जत है, ना मेरे पास ज्यादा अभी सेफ्टी नीड्स है, ना मेरे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स है पूरी हो रही है, तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करनी है। फाइनली मैं यहां तक तब पहुंचूंगा जब मेरी ये वाली नीड्स जो है मेरी ये पूरी हो गई हूं, ठीक है। जैसे कोई आप देखेंगे, कोई फॉर एग्जांपल आईएएस की एग्जांपल लेते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर अपने बुढ़ापे में बैठ के कुछ पेंटिंग बनाएगा, तो मे बी उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, मतलब फाइनल में, एंड में एक ऐसी चीज जिससे उसे दिल का सुकून मिले, तो वो चीज उसे मोटिवेट करती है, ठीक है। अब फिर से, अब अगर कोई बंदा बेचारा भूखा है, उसको आप बोलेंगे कि नहीं तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कुछ नहीं करते हो, तो वैसा फजूल सा है, ठीक है। मैस्लो ने क्या कहा था, मैस्लो ने कहा था कि ये दो नीड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं लोअर ऑर्डर नीड्स, जैसे फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी, और बाकी वालों को हम कहते हैं जो बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 3 नीड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं हायर ऑर्डर नीड्स। मैस्लो ने इन 4, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड एस्टीम, इनको डेफिशिएंसी नीड्स भी कहा है, ठीक है जी, ओके। अभी फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैस्लो ने क्या कहा था। मैस्लो ने कहा था कि जो इंसान है ये मोटिवेट कैसे, एक बंदा वो मोटिवेट कैसे होता है। पहले बोला कि पहले जो होती है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उसको ये चीज मोटिवेट करेगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद जो यहाँ पे बंदा है उसको फिर मोटिवेट करेगी सेफ्टी नीड्स। जब उसके पास अब घर भी है, खाना भी है, तो उसे मोटिवेट करेगा लव एंड अफेक्शन। जब उसके पास लव एंड अफेक्शन भी है, सेफ्टी भी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी है, तो उसे मोटिवेट करेगा एस्टीम नीड्स। तो जब उसके पास एस्टीम नीड्स भी हो तो मे बी उसे मोटिवेट करे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब कि अगर आपके पास कल को कोई एम्प्लॉय है, फाइन, आप क्या करेंगे, उसको घर में उसे खाना भी है, वो अच्छा भला अच्छे घर से आता है, आप उसको ये नहीं बोलेंगे तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें दाल चावल दूंगा, नहीं, उसके पास तो है ऑलरेडी यार। आप उसे ये कह सकते हो कि मैं आपको प्रमोशन दूंगा जिसकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी, फाइन। तो वो इससे मोटिवेट होगा, ना कि वो इससे मोटिवेट होगा आप उसको बोलोगे मैं आपको एक बिस्लरी का पानी दूंगा। अब दूसरा बंदा रोड पे बेचारा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको आप बोलोगे मैं खाना दूंगा, कुछ करो, मेरे लिए कुछ काम करो, तो वो कर सकता है क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है, उसे ये मोटिवेट करेगी। तो जब उसे ये मोटिवेट करेगी, जब वो पैसे कमाने लगेगा, जो रोड पे बेचारा गरीब बंदा, उसको
उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब उसे पता है यार अब मुझे खाना पानी या रोज ही मिलता है, तो उसे खाना पानी मोटिवेट नहीं करेगा, उसे फिर सेफ्टी नीड मोटिवेट करेगी। जब उसकी सेफ्टी नीड भी वो होगी पूरी, उसे उसके बाद उसको बिलोंगिंगनेस मोटिवेट करेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। फाइन फाइन, ओके, आई होप क्लियर हुआ हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी देखिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ, ये जो थ्योरी बताई थी मैस्लो साहब ने, इसका क्रिटिसिज्म हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रिटिसिज्म होता ही रहता है। अभी क्रिटिसिज्म क्या हुआ, क्रिटिसिज्म ये हुआ कि कोई ऐसा रिसर्च जो किया गया, मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट असल में प्योर साइकोलॉजी का है, तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च किया, किसी से पूछा, मे बी 100 लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये जो हायरार्की की बात करते हैं, पहले बिलोंगिंगनेस, पहले ये पहले ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका मानना था कि कभी कभी हो सकता है एक बंदा भूखा हो, उसे प्यार भी चाहिए, उसको इस चीज से भी मोटिवेशन मिल सकता है, इस चीज से भी मोटिवेशन मिल सकता है। ये क्रिटिक्स ने कहा, मैंने नहीं कहा, क्रिटिक्स ने कहा, जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया। ठीक है जी। उसके बाद कोई इसमें डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैस्लो ने कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं बताया। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसे अगर एक चीज मोटिवेट करती है, मेरा अगर फ्रेंड है उसे फॉर एग्जांपल अफेक्शन मोटिवेट करेगा, मुझे अफेक्शन नहीं, मुझे फॉर एग्जांपल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेट करेगा। तो कोई डायरेक्ट कॉज एंड रिलेशन नहीं बताया। और ये प्रॉब्लम है इसमें कि कभी एक बंदे का बिहेवियर जो होता है एक नीड की वजह से, फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है, मेरे में कोई और नीड क्रिएट हो सकती है, मैं अलग तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, दूसरा जो बंदा होगा वो उसे अलग तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगा। फाइन, ओके। देखिए, नीड एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज ए साइकोलॉजिकल फीलिंग, जैसे बताया। और कभी कभी बंदा होता है उसको खुद पता नहीं होता कि यार मेरे में क्या टेंशन है। जैसे मैं अगर अभी टेंशन में हूं, मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मेरे को इज्जत चाहिए या मेरे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मोटिवेशन मिलेगा। अगर मेरे को कोई आईएएस बनाए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा या मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मोटिवेशन मिलेगा। जब मैं खुद कंफ्यूज हूं तो दूसरा बंदा कैसे समझ पाएगा कि मेरे पास क्या नीड है और वो मुझे कैसे मोटिवेट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कल को आईएएस बनते हैं, आपका कोई एम्प्लॉय है, जब उसे खुद नहीं पता कि मुझे कौन सी चीज मोटिवेट करेगी, तो आपको कैसे समझ आएगा इससे कौन सी चीज मोटिवेट करेगी और आप उसे कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद कुछ लोगों ने बिल्कुल ये कहा कि जो हायरार्की है ये बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, ओके। तो ये हमने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी, थोड़ा इसमें हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया। अभी और एक थ्योरी है, हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी थोड़ा सा इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इसको समझना है, आराम से हम समझते हैं। फाइन, पहले इसका दूसरा नाम जैसे हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये ड्यूअल फैक्टर थ्योरी भी है। इसका जो मोटिव है वो भी मोटिवेशन पे, जो हर्ज़बर्ग थे इनका मोटिव था मोटिवेशन पे काम करना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज से इन्होंने लोगों को, जो एम्प्लॉयज थे उनको बोला कि आप एक्सट्रीमली खुश कब थे अपनी जॉब में और एक्सट्रीमली दुखी कब थे अपनी जॉब में। इन्होंने ये बोला, एक कंपनी में काम करते थे लोग, उनको बोला कि आप एक्सट्रीमली खुश कब थे अपनी जॉब से और आपको बहुत ज्यादा बुरा अपनी जॉब कब आपको अपनी जॉब लगी। तो इन्होंने फिर रेस्पॉन्स जो एम्प्लॉयज ने दिए, तो इन्होंने उनको टैबुलेट किया और इनसे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। इन्होंने क्या कहा, there are certain factors in the workplace that cause job satisfaction while a separate set of factors cause job dissatisfaction। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में काम करते हैं, स्कूल में आप काम करते हैं, आपके पास वहाँ टेबल नहीं है बैठने के लिए, आपके वहाँ गर्मी है, वहाँ एसी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये दो चीजें नहीं है। मैं ये देखता हूँ यार ये दो चीजें आपको क्या, आपको इस स्कूल में, ये जो स्कूल हमने बनाया था पढ़ाने के लिए बच्चों को, इस स्कूल में आपको दो चीजें डिमोटिवेट कर रही हैं। एक तो आप वहां पे एसी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा आपके पास बैठने के लिए टेबल नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये दोनों चीजें देता हूं। मैंने आपको एसी भी दे दिया, मैंने आपको टेबल भी दे दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, क्या आप मोटिवेट होंगे या ये होगा कि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। मतलब कहने का ये कि 3 स्टेजेस होते हैं। ये दो चीजें जब मैंने आपको दी, ठीक है आप खुश हो गए, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे आप मैं कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपनी जान दे दूंगा। मतलब वो चीज आपको मोटिवेट नहीं करेगी, आपको मोटिवेट कुछ और चीज करेगी।
समझ आ रही है मेरी बात? थोड़ा कंफ्यूजिंग, आप समझने की कोशिश करिए, इजी है, आपको समझ आ जाएगा। हज़रबर्ग ने क्या बोला था? अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन एज वी नॉर्मली बिलीव। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक स्कूल में आप बैठे हैं, मैं आपको देता हूं, आप मुझे ये लगा कि आप डीमोटिवेटेड, आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास ना चेयर है बैठने के लिए, ना आपके पास एसी है। अब मैंने आपको दो चीजें दे दी, उससे क्या होगा? आप डीमोटिवेट नहीं हो जाओगे। ये दो चीजें मिलने से आप डीमोटिवेट नहीं हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये दो चीजें जो है, एसी और चेयर, आपको मोटिवेट नहीं करेगी। आपको ये, इससे आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं अब स्कूल के लिए जान दे दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। मतलब कि ठीक है भाई, इस चीज ने आपका जो डिससेटिस्फैक्शन था उसको हटा दिया, लेकिन ये चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आपको मोटिवेट करने के लिए मुझे अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, आपसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। फाइन, ओके, अब आगे आगे समझते हैं। हज़रबर्ग ने क्या बोला? हज़रबर्ग फैक्टर लीडिंग टू सेटिस्फैक्शन आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज दैट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। मतलब कि ये जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जॉब में सेटिस्फैक्शन आता है वो अलग है, और जो जिनकी वजह से जॉब डिससेटिस्फैक्शन होता है वो फैक्टर्स अलग है। फाइन, अभी हम आगे चल के और इसको क्लियर थोड़ा करते हैं और थोड़ा आपको समझाएंगे। देखिए यहां पे मैं आता हूं। ओके, अब क्या कहा था हज़रबर्ग्स टू फैक्टर प्रिंसिपल्स में? क्या कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं? हाइजीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप बचते हैं। एक एम्प्लॉय बचता है, वो डिमोटिवेट नहीं होता, ठीक है। आप चेयर देंगे उसको, एसी देंगे उसको, हर दिन नया पेन देंगे तो वो डिमोटिवेट नहीं होगा। लेकिन ये पेन, चेयर, एसी उसको मोटिवेट नहीं करेगा। मोटिवेट करने के लिए आपने उसको कुछ और चीज देनी है। फाइन, इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म में कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हज़रबर्ग ने यूज नहीं की थी। ये थ्योरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। नो एम्पेरिकल मेथड ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन वाज यूज्ड। कोई एम्पेरिकल साइंटिफिक मेथड यूज नहीं किया गया था जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने में, उसको देखने में। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी जो है इनको इग्नोर किया गया था हज़रबर्ग के द्वारा। अभी देखते हैं उसको फिर से, मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे है जॉब डिससेटिस्फैक्शन, यहाँ पे है जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। अब क्या होता है? हज़रबर्ग्स टू फैक्टर इंप्रूविंग मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। जैसे ये फैक्टर हैं मोटिवेटर फैक्टर्स, अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अचीवमेंट मतलब आपको प्रमोशन देंगे, रिकॉग्निशन है, आपको रोज बोलेंगे हाँ ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वर्क जो काम होता है वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, एडवांसमेंट, आपका करियर कितना आगे चलेगा, पर्सनल ग्रोथ, ये चीजें, जब ये चीजें होंगी इससे आपका जॉब जो है सेटिस्फैक्शन वो बढ़ेगा। आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप काम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइजीन फैक्टर्स, इंप्रूविंग हाइजीन फैक्टर्स डिक्रीजेस जॉब डिससेटिस्फैक्शन। अभी हाइजीन फैक्टर्स लाइक वर्किंग कंडीशंस, एसी है नहीं है, कोवर्कर रिलेशन, दूसरा आपका फ्रेंड आपके साथ काम करता है या आपके साथ झगड़ा करता है, जो पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरविजन, क्वालिटी, वेज, सैलरी, ये चीजें हैं हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर का मतलब कि ये फैक्टर अवेलेबल होगा, ये मैं आपको दूंगा, उससे क्या होगा? आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बचेगा। फाइन, डिससेटिस्फैक्शन बचेगा, लेकिन हाइजीन फैक्टर आपको मोटिवेट नहीं करेगा। ये चीजें ऐसे नहीं बोलेंगे, आपसे ये नहीं बुलवाएंगे कि नहीं अब हो गया, बस आपने ये चीजें मुझे दी, आपने मुझे सैलरी दी, ठीक है अब मैं आपकी कंपनी के लिए जान दे दूंगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तब करेंगे, आपको मेरी कंपनी से प्यार तब होगा जब मैं आपको ये वाली चीजें देता हूं, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन। तो मतलब कि वो चीजें जिनकी वजह से जॉब में डिससेटिस्फैक्शन होता है वो अलग है, और जिनकी वजह से आप में बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है वो अलग हैं। जिन ऐसे फैक्टर्स को जिनकी वजह से डीमोटिवेशन से एम्प्लॉय को बचाया जा सकता है उसे हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स। फाइन, अभी आई होप ये क्लियर हुआ हो। कोई और इसमें टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।